लोकसभा चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। 7वें चरण के लिए प्रचार का शोर थमने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की हैं। अब पीएम मोदी का अगला प्लान एक्टिवेट हो चुका है। कल यानी 30 मई को प्रचार खत्म होगा और प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी के दौरे पर निकल जाएंगे। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर बने ध्यान मंडपम में पीएम साधना करेंगे। पीएम मोदी 30 मई की शाम को कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे और 1 जून तक ध्यान करेंगे। ये वही जगह है जहां साल 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने से पहले ध्यान लगाया था। पीएम मोदी अपनी बात, अपने विचार, अपने एक्शन, हर बात का जब भी जिक्र करते हैं तो उसमें स्वामी विवेकानंद का जिक्र भी जरूर आता है। मोदी इससे पहले साल 2019 में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के बाद केदारनाथ गए थे, जहां उन्होंने रुद्र गुफा में ध्यान किया था। और अब इस बार एक नए भारत का संकल्प लेकर पीएम कन्याकुमारी जा रहे हैं। वे 74 दिनों तक लोकतंत्र के महापर्व में घनघोर साधना करने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सागर की लहरों के एकांत में रहेंगे। पांच साल बाद फिर वो पल आ रहे हैं जब पीएम मोदी भारत के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए ध्यान मग्न होने वाले हैं। साल 2019 में पीएम मोदी हिमालय के चौखंबा पर्वत की गोद में स्थित केदार घाटी पहुंचे थे। 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित रुद्र गुफा में पीएम ने ध्यान लगाया था। उस वक्त भी देश में प्रचार का शोर थम चुका था। हर शख्स उत्सुकता से नतीजों का इंतजार कर रहा था, लेकिन परिणाम की चिंता से दूर मोदी रुद्र गुफा में अपने आराध्य का ध्यान करने में मग्न हो गए। 5 साल बाद अब फिर वही वक्त आया है। प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी 30 मई की शाम कन्याकुमारी में इसी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंच जाएंगे और शुरू हो जाएगा आध्यात्मिक चेतना में ऊर्जा भरने का क्रम। फोटोग्राफी के शौकीन प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल 2021 में कन्याकुमारी जाते वक्त अपने हेलीकॉप्टर से विवेकानंद रॉक मेमोरियल का ये बेजोड़ वीडियो बनाया था। अब फिर पीएम मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। 30 मई को पीएम मोदी की आखिरी चुनावी रैली पंजाब के होशियारपुर में है। पीएम मोदी का पंजाब से सीधे तमिलनाडु जाने का कार्यक्रम है। मोदी इस दौरान कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद मेमोरियल में ध्यान करेंगे। पीएम मोदी 31 मई से लेकर 1 जून की शाम तक ठीक उसी जगह ध्यान करेंगे जहां 131 साल पहले स्वामी विवेकानंद ध्यान में बैठे थे। कहा जाता है कि साल 1893 में विश्व धर्म सभा में शामिल होने से पहले स्वामी विवेकानंद तमिलनाडु के कन्या मंदिर में छलांग लगा दी, तैरकर इस शिला तक पहुंचे और ध्यान मग्न हो गए। इसी ध्यान के बाद शिकागो की सभा में वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसने दुनिया में भारत और आध्यात्म की परिभाषा को पुनर्जीवित कर दिया। In this way, it went on and became a little sleek and fat. Well, one day, another frog that lived in the sea came and fell into the well. 125 साल पहले भारत के महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन के दौरान विश्व को एक संदेश दिया था। ये संदेश था हार्मनी एंड पीस एंड नॉट डिसेंशन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का आज भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए यही संदेश है, हार्मनी एंड पीस। स्वामी विवेकानंद की ये ओजस्वी वाणी 2 शताब्दियों से नौजवानों को आंदोलित कर रही है। इसी वाणी से चेतना प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी ने कई दशक पहले इस स्थान के बारे में एक कविता लिखी थी।
यहाँ रचा गया है आत्मविश्वास का अगाध सागर, सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रबल इच्छा, मातृभूमि के कल्याण के सपनों का समुद्र, वामन से विराट बनने की अप्रतिम आकांक्षा, अनुशासन और संगठन का सुभग संगम, समर्पण यात्रा का झरना फूटता है, उज्जवल भविष्य का प्रकाश पुंज दिखाई देता है। यहाँ तप तपस्या जैसे शब्दों का उपयोग नहीं है। यहाँ किसी देवात्मा का अधिष्ठान खड़ा नहीं किया गया है। यहाँ तो उसके हृदय में विवेकानंद के कथनानुसार दरिद्र नारायणों की कामना ही झंकृत की गई है। ये सत शक्ति का मिलन है। नरेंद्र मोदी की ये कविता उनकी पुस्तक साक्षी भाव में है। उसी साक्षी भाव का अब फिर से मिलन होने वाला है। वही मिलन जो हमेशा मोदी को 2047 के विकसित भारत की दृष्टि प्रदान करता आया है। गुरु मटवा तनका निल्लदी विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। आज अमृतकाल में हमें अपने कर्तव्यों पर जोर देते हुए अपने कर्तव्यों को समझते हुए देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें भारत के युवाओं के सामने स्वामी विवेकानंद जी की बड़ी प्रेरणा है। मैं इस अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में नमन करता हूं। विवेकानंद की कही एक एक बात का मोदी पर बड़ा असर है। यह असर हर तरफ हर जगह दिखता है। उनकी सोच पर, उनकी वाणी पर, उनके विचारों पर। दरअसल मोदी के विचारों की बुनियाद में स्वामी विवेकानंद ही हैं, जिन्होंने धार्मिक शिक्षा से ज्यादा आम लोगों की भूख मिटाने को प्राथमिकता देने की बात कही थी। स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रख रही है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। यही वजह है कि मंगलवार को पीएम मोदी ने कोलकाता में रोड शो का समापन स्वामी विवेकानंद के पैतृक आवास में उन्हें श्रद्धांजलि देकर किया। पीएम मोदी ने विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये पहला मौका नहीं है जब पीएम यहाँ आए हों। मोदी वेलूर मठ से कई दशकों से जुड़े हैं। इसी मठ में मोदी 5 दशक पहले सन्यासी बनने भी आए थे।
पीएम बनने के बाद भी उन्होंने वही श्रद्धा भाव रखा है। पीएम मोदी स्वामी विवेकानंद के कक्ष में भी ध्यान लगा चुके हैं। अब एक बार फिर कन्याकुमारी स्थित मेमोरियल में पीएम ध्यान लगाएंगे। विवेकानंद मेमोरियल को अक्षय ऊर्जा का भंडार भी कहा जाता है। ये मेमोरियल जमीनी तट से 500 मीटर अंदर समंदर में 2 चट्टानों पर बना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह रहे एकनाथ रानाडे ने विवेकानंद शिला पर विवेकानंद स्मारक मंदिर बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। 2 सितंबर 1970 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर वीवी गिरी ने स्मारक का उद्घाटन किया था। स्मारक की चट्टान से चैत्र पूर्णिमा पर चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ एक क्षितिज पर आमने सामने दिखाई देते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भारत को उसकी वो ताकत याद दिलाई, एहसास कराया, उनके सामर्थ्य को उनके मन मस्तिष्क में पुनर्जीवित किया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस समय क्रांति के मार्ग से भी और शांति के मार्ग से भी, दोनों ही तरह से जो आजादी के लिए जंग चल रहा था, आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरित थे। पीएम मोदी की साधना और समर्पण का स्तर हर रोज नए शिखर प्राप्त कर रहा है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम ने जो कठिन साधना की, उससे बड़े बड़े विद्वान हैरान रह गए। इसलिए इस बार इस साधना से पहले ही कांग्रेस बेचैन हो गई है। कांग्रेस की मीडिया सेल के हेड जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा है, सुना है निवर्तमान प्रधानमंत्री 30 मई और 1 जून के बीच मेडिटेशन के लिए कन्याकुमारी के विवेकानंद स्मारक जा रहे हैं। याद करें कि 7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने वहीं से अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। अब निवर्तमान प्रधानमंत्री उसी जगह से अपने रिटायर्ड लाइफ यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। राहुल अपनी रैलियों में दावा करते आए हैं कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब जयराम रमेश की ये पोस्ट उसी लाइन को आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो जानते हैं वो ये मानते हैं कि मोदी का चिंतन वहां से शुरू होता है जहां पूरा विपक्ष सोचना बंद कर चुका होता है। इसलिए मोदी की साधना का पार पाना विपक्ष के लिए आसान नहीं है। नरेंद्र मोदी जहां ध्यान साधना की तैयारी में हैं, तो वहीं लास्ट फेज से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया। मणिशंकर अय्यर ने चीन को लेकर ऐसा बयान दिया जिससे एक नया विवाद खड़ा हुआ। मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में एक किताब के विमोचन के दौरान एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। मणिशंकर अय्यर ने यह बयान फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में जवाहरलाल नेहरू पर लिखी एक किताब के विमोचन के दौरान दिया। In October 1962, the Chinese allegedly invaded India. On the day that Tawang fell, the Foreign Service exams began in London. When they were over, the newspapers used to make references to me as being very left-wing, as being a communist. मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मणिशंकर अय्यर ने नेहरूज फर्स्ट रिक्रूट्स नामक किताब के विमोचन के दौरान एफसीसी में बोलते हुए 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताया। ये रिविजनिज्म का एक निर्लज्ज प्रयास है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि नेहरू ने चीन के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौते पर साइन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से पैसे लिए और चीनी कंपनियों के लिए बाजार पहुंच की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उनके आधार पर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिए, जिसने एमएसएमई को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद से चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है। और अब कांग्रेस नेता
मणिशंकर अय्यर चीनी आक्रमण पर लीपापोती करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर के बयान से खुद को अलग कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर ने बाद में गलती से कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांग ली है और पार्टी खुद को इससे अलग करती है। जयराम रमेश ने कहा कि अय्यर की उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कांग्रेस उनके बयान से खुद को अलग करती है। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर मई 2020 में चीन की घुसपैठ के लिए उसे क्लीन चिट देने का भी आरोप लगाया। 7वें चरण का आखिरी रण के लिए पीएम मोदी जहां बंगाल और ओडिशा में होंगे, वहीं गृहमंत्री अमित शाह आज यूपी में मोर्चा संभालेंगे। अमित शाह आज यूपी में महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज में रैली करेंगे। वहीं शाम को गाजीपुर में अमित शाह का रोड शो होगा। लेकिन सबकी नजर अमित शाह की बलिया की रैली पर टिकी है। वजह है एसपी से बागी हुए नारद राय। आज नारद राय बलिया में अमित शाह की रैली में शामिल हो सकते हैं। नारद राय ने सोमवार को गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात वाराणसी में हुई। इस बैठक की तस्वीर भी सामने आई। अमित शाह से मुलाकात के बाद नारद राय को लेकर चर्चा है कि वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। आज मंच से ही अमित शाह उन्हें बीजेपी में शामिल करवा सकते हैं। वहीं नारद राय ने ऐलान कर दिया है कि वो 3 दिन में बलिया में एसपी की साइकिल पर ताला लगवा देंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के मन में हमारे प्रति नफरत थी। उस नफरत को समय समय पर उन्होंने उजागर भी करने का काम किया, लेकिन यह मलहम पट्टी तब हो जाती थी जब नेताजी जिंदा थे। नेताजी हमको संभालते थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने कभी हमारा सम्मान नहीं किया। जो कुछ भी उन्होंने दिया नेताजी के डर से दिया, और नेताजी के डर से ही 22 में टिकट दिया और 22 में हमको चुनाव हरवा दिया। हमारे यहाँ सभा करने नहीं आए। हमने संकल्प लिया है, समय कम है और काम ज़्यादा है। 3 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी का तिरही कर दूंगा। 3 दिन के अंदर तिरही कर दूंगा और खास तौर से बलिया लोकसभा में साइकिल में ताला बंद कराऊंगा और कमल के फूल पर बटन दबाऊंगा। नारद राय के पाला बदलने से समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा है। नारद राय के जाने से पूर्वांचल में एसपी का भूमिहार वोटर अब बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। लेकिन बलिया से एसपी उम्मीदवार सनातन पांडे दावा कर रहे हैं कि नारद राय के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने पाप धुलवाने के लिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जा रहे हैं। वहीं कभी अखिलेश के साथी रहे बलिया से बीजेपी उम्मीदवार नीरज शेखर कह रहे हैं कि एसपी अपने रास्ते से भटक गई है। पार्टी जो पुरानी पार्टी थी अपना रास्ता भटक गई, मुझे ये लगता है। और दूसरा, जहाँ सम्मान नहीं होगा वहाँ आदमी रहना नहीं चाहता। आत्मसम्मान भी एक चीज़ होती है। तो मुझे लगता है जो सम्मान यहाँ भारतीय जनता पार्टी में मिला है, आप किसी नेता के चक्कर नहीं लगाने हैं आपको। यहाँ पर विचारधारा पे काम होता है, देश हित में काम होता है और उसके लिए सब लोग संकल्पित हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर क्या, मैं तो कहूँगा 80-90% लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। वो भी समझ गए हैं कि देश हित में कौन काम कर रहा है। तो ये लोगों को दिख रहा है कि उनका भविष्य कहाँ पे है, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ पे है। तो मुझे पूरा विश्वास है और दिख रहा है मुझे कि जो विपक्ष में भी है उनका मन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ। जितने लोग इस हिंदुस्तान में नंबर 2 के कारोबारी हैं, जो नंबर 2 के कारोबारी हैं या जमीन के नंबर 2 कारोबारी हैं या जिनके पास काला धन है, वो सारे के सारे लोग जो हैं बीजेपी के पास नतमस्तक हैं। बीजेपी के पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि सारे पापों को 1 मिनट में धुल देने का काम करती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज फिर पूर्वांचल के रण में उतरेंगे। ओवैसी आज दोपहर 1 बजे यूपी के कुशीनगर में पल्लवी पटेल के साथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वोट मांगेंगे। ओवैसी ने मंगलवार को मिर्जापुर और वाराणसी की रैली में बीजेपी के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी पर भी जमकर हमला बोला। कहा कि इन्हीं पार्टियों की कमजोरी की वजह से बीजेपी सत्ता में है। ओवैसी ने रैली में पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए उनकी तुलना हिटलर से की और कहा कि आज मुसलमानों की हालत यहूदियों जैसी हो गई है। कि भारत के जो 17 करोड़ मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक समाज के, इनका वो हाल है जो 1930 में हिटलर के जमाने में यहूदियों का हाल था। नरेंद्र मोदी के पास दिखाने को 10 साल के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मोदी सिर्फ मंगलसूत्र की बात करते हैं, जिहादी की बात करते हैं, मुजरे की बात करते हैं, बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं वो बात करते हैं, जुमे की बात करते हैं। और आप तो इस सरजमीन पर रहते हैं जहां पर एक इबादतगाह को निशाना बनाया जा रहा है।
मेरे भाई, ये वक्त उठने का है। जमहूरियत में अपनी आवाज को सुनाने का वक्त है। समाजवादी के एक उम्मीदवार के लिए अखिलेश यादव मीटिंग कर रहे थे। लोगों ने पुकार कर कहा कि तुम्हारे पार्टी का एक समाजवादी का मुस्लिम नेता है, उसको मंच पर बिठाओ। अखिलेश ने उसको बिठाना भी नहीं चाहा। उन्होंने कहा उसका नाम ले लो। अखिलेश ने नाम तक नहीं लिया। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारा नाम लेना नहीं चाहता, जो उन्हीं के पार्टी के नेताओं को अपने मंच पर बिठाना नहीं चाहता, वो क्या आपका और हमारा इंसाफ करेगा? जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, अखिलेश यादव आपके घर की चौखट पर आकर सजदा करेगा आपके सामने। जिस दिन आप वोट लेने का काम करेंगे, राहुल गांधी दौड़कर खड़ा करके बोलेगा, ए भैया सेल्फी ले ले दाढ़ी वाले के साथ। आज कोई नहीं पूछता तुमको, तुम्हारे वोट की कीमत नहीं है, तुम्हारे वजूद की कोई अहमियत नहीं है। और वहीं सीएम योगी ने साफ किया कि बीजेपी बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लड़ती रहेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार यह चुनाव संविधान बचाने का है। पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है, किसी भी स्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए गए संविधान के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को छेड़छाड़ करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान हुआ। आज एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सत्ता इसलिए प्राप्त करना चाहते हैं जिससे जीतेंगे तो मिलके लूटेंगे, जीतेंगे तो पिछड़े और अनुसूचित जाति के आरक्षण का अधिकार मुसलमानों को देंगे ये लोग। ये हरगिज नहीं होगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी किसी मुगालते में है तो देश की जनता उनको वहां पहुंचाने का काम कर पाएगी जहां पे इन दोनों दलों को कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जनता ने भी फैसला ले लिया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन उससे पहले हमें बचाना है अपना संविधान। ये लड़ाई रोटी, कपड़ा और मकान की तो चलेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपना संविधान बचाना है। ये जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, इस बार जनता उन्हें बदलने का काम करेगी।